डियर स्टूडेंट, आज हम पार्ट टेस्ट 5 का डिस्कशन करेंगे जूलॉजी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। फर्स्ट क्वेश्चन में है adrenocorticotropic hormone stimulates the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoids from the adrenal cortex. Glucocorticoids are secreted from, हमें ये पता होना चाहिए पहला कि adrenocorticotropic hormone कहाँ से secrete होता है, from anterior pituitary. ओके, तो हम वो लिखेंगे पहला ACTH is adrenocorticotropic hormone secreted by anterior pituitary. इसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के न्यूरो हार्मोन बाय द रिलीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर रिलीजिंग हार्मोन। ये ACTH आके टारगेट किसे करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को, सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स को, मेडुला को नहीं, ठीक है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन से रीजन को करता है? तब याद रखना है आपको जोना फेसिकुलेटा को, जोना फेसिकुलेटा। हमें पता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 रीजन होता है, एक होता है जोना फेसिकुलेटा, फिर होता है जोना ग्लोमेरुलोसा और एक है जोना रेटिकुलरिस। अगर सीरियली देखें, पहला आएगा जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर फेसिकुलेटा, फिर रेटिकुलरिस। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का मेन टारगेट है जोना फेसिकुलेटा, जिससे वो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रिंसिपल हार्मोन क्या है? कॉर्टिसोल है। तो इस क्वेश्चन में वही पूछ रहे हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर हम देखेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा, हमें याद रखना है कि वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है और वो मेनली रास मैकेनिज्म से लिंक है। जोना ग्लोमेरुलोसा को स्टिमुलेट करने वाला है एंजियोटेंसिन 2, जो कि एक पेप्टाइड है जो रास मैकेनिज्म के दौरान बनता है, ठीक है। और तब एल्डोस्टेरोन आता है और कलेक्टिंग डक्ट से या तो डीसीटी में अटैच होके रिसेप्टर से वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब करता है। ये पॉइंट अलग है। और यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ACTH जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरो हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस एंड द मेन टारगेट इज जोना फेसिकुलेटा, जो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रिंसिपल हार्मोन क्या है? कॉर्टिसोल है। बाकी कुछ पॉइंट्स और भी है। नंबर C, क्रोमेफिन सेल्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। हमारे एड्रिनल मेडुला के क्लस्टर ऑफ सेल्स को बोलते हैं क्रोमेफिन सेल्स, जो कि एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, और वो कैटेकोलामाइन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है जोना रेटिकुलरिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसमें आपको याद रखना वो सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करते हैं। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था दिस वन, जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 आपको न्यूरल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा गया है। इसमें है Which of the following option is incorrect with reference to sodium potassium active pump? हमें पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है एक्सोलेमा में प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें एक एक्सॉन में बहुत सारे वोल्टेज गेट होते हैं। एक वोल्टेज गेट होता है सोडियम का, वोल्टेज गेट फॉर सोडियम, फिर होता है वोल्टेज गेट फॉर पोटेशियम एक्सॉन में, ओके। और एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, दिस वन इज पंप, सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। एक चीज और आपको ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन, पंप का डिजाइन कुछ इस तरह से है जिसमें वो एट अ टाइम 3 सोडियम को होल्ड कर सकते हैं और 2 पोटेशियम को होल्ड कर सकते हैं इस तरफ। तो इस तरफ से वो 3 सोडियम को अंदर से बाहर कर देता है और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर करता है। ये सोडियम पोटेशियम का रोल है, ओके। तो हमें इसमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। सोडियम पोटेशियम पंप अलाउज द इन्फ्लक्स ऑफ 2 सोडियम आयंस फ्रॉम ICF टू ACF। ICF होता है ये, दिस पार्ट इज ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एंड दिस इज ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। पंप के दौरान पंप का काम होता है सोडियम को बाहर निकालना, ओके। तो सोडियम जब बाहर निकलेगा फ्रॉम ICF टू ACF, तब कितना निकलेगा? 3, नॉट 2। तो इसमें यही पहला है जो इनकरेक्ट आ रहा है, ओके। तो इनकरेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली करेक्ट होंगे। इट इज ऑपरेटिव ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। हमें हमेशा याद रखना है जब सोडियम इन्फ्लक्स होता है तब ऑटोमेटिकली सोडियम इन्फ्लक्स होते डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है, तुरंत तभी सोडियम पोटेशियम एक्ट करना शुरू करता था सो दैट वो सिस्टम को क्विकली रेडी कर पाए। वो कंटिन्यूअसली सोडियम पोटेशियम पंप चलाते रहता है। एंड लास्टली इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम भी होता है, जिससे कि तुरंत और प्राइमरीली वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि फटाफट वो सिस्टम को फिर से पोलराइज कर दे। तो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम एज वेल एज सोडियम पोटेशियम पंप बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिगेनिंग द स्टेट ऑफ पोलराइज्ड एक्साइटेबल स्टेट, जिसमें हम फिर से स्टिमुली ले सकते हैं। तो इसीलिए ये जब भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप इज ऑपरेटिव ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, क्योंकि उसका काम ही है
डिस्टर्ब स्टेट से रेस्टिंग स्टेट में ले जाने का। इसलिए वो काम कब करेगा? इट इज ऑपरेटिव ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन वेव। हमेशा याद रखना, जब वो रेस्ट में रहता है तब तो सिस्टम पोलराइज्ड है, सोडियम बाहर ज़्यादा है ECF में और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, वो पोलराइज्ड है। लेकिन जब सिस्टम डिस्टर्ब होता है तब ICF में सोडियम कंटेंट हाई होता है, तभी सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। तो ये करेक्ट है, इसमें डाउट आ सकता है, इसलिए मैंने रिपीटली बोला कि ये ध्यान रखना, इट इज ऑपरेटिव ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट, आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन्स मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम। ये मैंने आपको कहा कि जब भी सोडियम एंटर करता है फ्रॉम ECF टू ICF तभी हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उसी को फिर से पोलराइज करने में सोडियम पोटेशियम पंप एक्ट करता है और उसमें सोडियम पोटेशियम ATPase भी चाहिए एंजाइम। ओके, लास्ट वन इज सोडियम पोटेशियम पंप मेक्स द न्यूरॉन पोलराइज्ड, कि उसका रोल ही है कि उसे सिस्टम को पोलराइज करे फ्रॉम डिस्टर्ब स्टेट, और डिस्टर्ब स्टेट हमेशा पोलराइज से डिपोलराइज होता है, जिससे कि सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू हम उसे पोलराइज्ड और एक्साइटेबल बनाते हैं। और रीपोलराइजेशन में द बेस्ट आंसर विल बी द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। दोनों एक्ट करते हैं जिससे सिस्टम को क्विकली हम रेडी करके नेक्स्ट स्टिमुली को ले पाए। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी रोल ऑफ थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड। हमें एक चीज याद रखना, इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स अ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, थर्मोरेगुलेशन, इट प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे सेकेंडरी रोल पूछा, तो थाइमस क्या होता है? थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे एओर्टा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, मतलब हार्ट के ठीक ऊपर, और स्टर्नम के बैक साइड में है। ओके, और थाइमस ग्लैंड जो होता है वो न्यू बॉर्न में बड़े बड़े रहते हैं, मतलब बहुत बड़ा साइज का रहता है, और धीरे धीरे आफ्टर 2 इयर्स और धीरे धीरे वो रिड्यूस होके प्यूबर्टी में बहुत छोटा हो जाता है। ओके, और जब ओल्ड एज होता है तो ऑटोमेटिकली वो डिजेनरेट हो जाता है, वो पॉइंट है। आपको याद रखना, प्यूबर्टी में छोटा तो जो कि हीमोथैलेमस डिजीज में मेंशन है, आगे मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको तो केमिकल में पूछा है, केमिकल में भी थाइमस ग्लैंड लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें है इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। हमें पता है कि थाइमस एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जिसमें टी सेल्स का डिफरेंशिएशन है, मैचुरेशन होता है। उसका जो हार्मोन है थाइमोसिन्स, वो हेल्प करता है हमारे टी सेल्स के डिफरेंशिएशन में। सो इन दैट केस आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो करेक्ट है, लेकिन ये प्राइमरी रोल है। ओके, ये प्राइमरी रोल है। इट प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो इसी से लिंक्ड है, ये भी प्राइमरी रोल है। थर्मोरेगुलेशन ये करता है नहीं, ये सेकेंडरी रोल में भी नहीं है, प्राइमरी रोल में भी नहीं है, तो प्राइमरी रोल आपका ये होगा। इसीलिए आपको सेकेंडरी रोल लिखा है, इसलिए आपको डी मार्क करना था। इट प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, बिकॉज वो ह्यूमरल इम्यूनिटी को करता है, बट सेल मेडिएटेड is primary role and humoral immunity will be the secondary role of thymosin, वो याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 लोकोमोशन एंड मूवमेंट से है। असर्शन एंड रीजन का, ऑन स्टिमुलेशन ए मसल सेल रिलीजेस कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सार्कोप्लाज्म। तो हमें ये पता है, ये करेक्ट है। न्यूरल सिग्नल, जो रीजन है, न्यूरल सिग्नल ऑन रीचिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीजेस ए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सर्कुलेमा। तो ये रीजन, ये भी करेक्ट है। तो हमें एक चीज देखना है कि इसमें रीजन एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को या नहीं, कि रीजन इसमें असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें आपको मार्क करना पड़ेगा ए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं इसमें क्या बोला है। सपोज हम देखेंगे एक नॉब है जो कि प्री सिनेप्टिक नॉब है, यहाँ पे सोडियम आ रहा है। ओके, जब सोडियम एंटर करता है, इस जगह पे कुछ वेसिकल्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, एसिटाइलकोलिन। दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ एसिटाइलकोलिन। ओके, एंड ऑटोमेटिकली सोडियम यहाँ से आते ही कैल्शियम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है ये एंटर करता है अंदर, और कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल्स को ब्रस्ट करते हैं, मतलब एक्सोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी एसिटाइलकोलिन है वो अभी यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में निकल गया। दिस एरिया इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। नाउ दिस इज योर मसल फाइबर। तो पहला लेयर जो हम पकड़ लेते हैं, दिस इज योर सर्कोलेमा, इसको हम सर्कोलेमा बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। सर्कोलेमा के सरफेस में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ओके, दिस आर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। तो इसमें एसिटाइलकोलिन आके बैठ जाता है, अटैच होता है। जैसे एसिटाइलकोलिन यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे छोटे छोटे चैनल्स है कुछ जो हमारे मसल फाइबर्स में रहते हैं, छोटे छोटे चैनल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टी टिब्यूल। क्या बोलते हैं? टी टिब्यूल्स। तो टी टिब्यूल से जैसे ही कैल्शियम यहाँ पे वो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे अटैच हुआ, कैल्शियम यहाँ पे भी है, इट विल रेगुलेट द एंट्री ऑफ सोडियम इनसाइड।
तो सोडियम एंटर करेगा मसल फाइबर के अंदर। जैसे सोडियम मसल फाइबर के अंदर एंटर करेगा, आफ्टर दैट हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लेते हैं यही हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एरिया है, ओके, जिसमें कैल्शियम स्टोर्ड है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जैसे ही एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बैठा, कैल्शियम ने सोडियम के वर्क को रेगुलेट किया, सोडियम एंटर हुआ, तुरंत जो कैल्शियम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी सार्कोप्लाज्म में चला जाएगा। तो सार्कोप्लाज्म क्या है? सार्कोप्लाज्म इज द एरिया जहाँ पे हमारा एक्टिन मायोफिलामेंट और मायोसिन मायोफिलामेंट पैरेलली अरेंज रहते हैं। तब जाके कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और इसे एक्टिवेट करके इनिशिएट करेगा मसल कंट्रैक्शन प्रोसेस को, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि ऑन स्टिमुलेशन अ मसल सेल रिलीजेस कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सार्कोप्लाज्म। ये पॉसिबल क्यों है? अ न्यूरल सिग्नल ऑन रीचिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन व्हिच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सर्कुलेमा। अब समझे ना कैसे जनरेट हुआ? क्योंकि यहाँ पे जैसे सोडियम आया, कैल्शियम एंटर हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुआ साइनेप्टिक वेसिकल्स का, एसिटाइलकोलिन निकला, एसिटाइलकोलिन सर्कुलेमा के सरफेस में जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है उसमें जाके बैठने के बाद ये जगह क्या हो गया, इसमें परमिबिलिटी जो है चेंज हो गया, एंड इट विल अलाउ द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनसाइड। जैसे सोडियम एंटर करेगा तभी कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के सार्कोप्लाज्म में जाएगा, तभी कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और तभी मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट होगा। समझ गए? तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसमें आपको आंसर मार्क करना था ए। क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर कॉमन इन आवर सिस्टम। नो, केमिकल सिनेप्सेस आर कॉमन। तो ये गलत हो गया। इन क्रेनियल मेनिंजस एराक्नोइड इज अ थिन लेयर अमंग देम। करेक्ट। सेरेबेलम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। हमें पता है कि सेरेबेलम नहीं कनेक्ट करता हाइंड ब्रेन में, पोन्स कनेक्ट करता है, और फोर ब्रेन में कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम। फोर ब्रेन और हाइंड इसको राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को। देयर नर्व ट्रैक, ये तो पेंडांकल नर्व ब्रिज बोलते हैं उसे, सेरेबेलम नहीं है। और एक चीज है मिड ब्रेन में क्रूरा सेरेब्री, लेकिन एनसीईआरटी में वो मेंशन नहीं है, तो इसीलिए इसमें ये गलत हो गया। 3 मेजर ब्रेन रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन स्टेम में सेरेबेलम नहीं होता है, मिड ब्रेन होता है, मेड्यूला होता है और पोन्स होता है। तो पोन्स अगर होता तो करेक्ट होता, इसलिए ये गलत हो गया। ओके, तो सेरेबेलम नहीं होता, तो इसमें आंसर आपका एक ही आ रहा है, दैट इज 2 करेक्ट, इसलिए आपको मार्क करना था बी। ओके, 155 में आपको बी मार्क करना था। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 भी लोकोमोशन से है, असर्शन रीजन का। असर्शन है द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। रीजन है मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑकर्स बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन मायोफिलामेंट्स ओवर द थिक मायोफिलामेंट। ये आप तुरंत समझ ही गए होंगे कि इसमें आपको यही मार्क करना है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कैसे, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी सोडियम प्री सिनेप्टिक नॉब में आता है, कैल्शियम एंटर करता है, एसिटाइलकोलिन निकलता है, मसल कंट्रैक्शन को कैल्शियम जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में जाता है, इनिशिएट करता है, तब क्या होता है, जो ट्रोपोनिन है कैल्शियम से बाइंड होने के बाद, ट्रोपोमायोसिन जो रोप लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्टिन से हट जाता है। ट्रोपोनिन ने एक्टिव साइट फॉर जो जी एक्टिन साइट है, एक्टिव साइट, उसे एक्सपोज कर देता है, मायोसिन अटैच होता है और ऑटोमेटिकली एक्टिन मायोफिलामेंट्स को एज जोन के तरफ, ठीक है, अंदर के तरफ वो खींच लाता है। तो ऑटोमेटिकली हम अगर देखें, थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड ओवर कर रहे हैं, इसलिए इसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? जब भी कैल्शियम ट्रोपोनिन से अटैच होगा तभी ट्रोपोमायोसिन एक्टिवेट होकर, ट्रोपोमायोसिन जो हमारा जो एक्टिन का, वो देखना ग्रीन कलर का एक डायग्राम बनाया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, तो हमारा जो एफ एक्टिन्स, 2 एफ एक्टिन से एक एक्टिन बनता है ना, उसके ऊपर कॉइल्ड अप एक रोप लाइक स्ट्रक्चर है, वो हट जाता है। तब जो जी एक्टिन है वो एक्सपोज होता है फॉर मायोसिन हेड, तब मायोसिन हेड और जी एक्टिन अटैच होंगे, क्रॉस ब्रिज बनेगा। क्रॉस ब्रिज बनेगा, कैसे बनता है क्रॉस ब्रिज? जब एटीपी हाइड्रोलाइज होके एडीपी प्लस पीआई बनता है, उसे एनर्जी मिल जाता है, तब जाके मायोसिन हेड और जी एक्टिन अटैच होता है, एक्टोमायोसिन बनता है और उसे खींचता है। दैट मीन्स थिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर और पासेस ओवर द मायोसिन फिलामेंट। सो इस तरह से वो एज जोन को क्या करता है, ढक देता है और हमारा मसल पूरा का पूरा कंट्रैक्ट हो जाता है। तो इन दैट रेफरेंस अगर हम देखें 156 में ए करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 में
पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस या तो पार्स नर्वोसा, ये करेक्ट है। और वेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी करेक्ट है। इसमें से ये दोनों आंसर ही निकल जा रहा है नॉट करेक्ट में। अगर यहाँ पे नॉट लिखा होता तो ये करेक्ट हो जाता, बिकॉज नॉट रेगुलेटेड बाय पोर्टल सर्कुलेशन इन केस ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली हाइपोथैलेमस उसे हार्मोन देता है, वो स्टोर करता है, उसे रिलीज करता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक नॉट छूट गया था, इसलिए आंसर ये भी आ जा रहा है। और यहाँ पे इट सिंथेसाइजेस तो गलत ही है, क्योंकि इसमें सिक्रीट से रिलीज होता तो ये करेक्ट होता, तो ये भी आंसर आ जा रहा है। इसलिए आपको आपने अगर बी मार्क किया है तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने सी मार्क किया है तब भी आपको मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 158 में हम देखते हैं हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अगर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है तो गलत होगा, अगर कैलोसम रहता तो करेक्ट रहता। एसोसिएशन एरिया नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉन मोटर इन फंक्शन, ये करेक्ट है। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ डायनसेफ्लॉन नहीं होगा, बेस ऑफ डायनसेफ्लॉन होगा। हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला, सो ये भी करेक्ट है। ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड कंप्राइजेस विद मिड ब्रेन, मेड्यूला एंड सेरेबेलम, तो ये गलत है। सो इन दैट रेफरेंस अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, इसलिए आपको ए मार्क करना था। बस इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि एसोसिएशन एरिया जो होता है हमारे फोर ब्रेन में रहता है, इसमें मोटर न्यूरॉन्स भी रहता है, सेंसरी न्यूरॉन भी रहता है, और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो कि सेंसरी भी नहीं है, मोटर भी नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि विथ एक्सपोजर डेली हमारा ये ग्रो होते रहता है, जिससे हम चीज़ों को समझ पाए और अच्छे से लिंक कर पाए, एसोसिएट कर पाए, इसीलिए इसे बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 में देखते क्या है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज एनक्लोज्ड बाय, तब आपको श्वान सेल मार्क करना है, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ग्लियल सेल है और श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ग्लियल सेल है। एक्सोलेमा का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, ठीक है, तो ये तो है नहीं। और मैक्रोफेजेस जो होता है, टिश्यू मैक्रोफेजेस, ब्रेन मैक्रोफेजेस, ये सब होते हैं, ये भी ग्लियल सेल्स ही है, जैसे माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, इन दैट रेफरेंस। तो बेस्ट आंसर श्वान सेल है। इसमें मुझे कुछ आपको बोलना है, सपोज अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर लिखा, तो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बुक में लिखा है कि श्वान सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ माइलिन शीथ, और हमारी बुक में एक डायग्राम भी है पुरानी बुक के 317 में, जिसमें माइलिन शीथ में श्वान सेल दिख भी रहा है डायग्राम में। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना, श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक ऐसा सेल है जो सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, एज वेल एज श्वान सेल माइलिन शीथ भी सिक्रीट करता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में माइलिन शीथ होता है और वो श्वान सेल ही सिक्रीट करता है, लेकिन जो सोमेटिक नर्व्स है, ऑटोनॉमिक नर्व्स है, उसमें माइलिन शीथ नहीं होता, लेकिन श्वान सेल होता है, बिकॉज श्वान सेल उसे उसमें प्रोटेक्ट करता है, इट इज एनक्लोजेस बाय, एनक्लोजेस मतलब उसके आसपास रह के उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आप और अच्छे से देखना चाहो, हमारी बुक में एक डायग्राम है एनिमल टिश्यू में, अगर आपका पुराना बुक है उसमें आप देखना न्यूरोग्लिया में एक न्यूरॉन बना है, उसके आसपास कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स है, जो कि हम ग्लियल सेल्स बोलते हैं उसे। तो एनक्लोजेस बाय का मतलब माइलिन शीथ यहाँ मीन नहीं कर रहा, एनक्लोजेस मतलब होता है प्रोटेक्शन, उसके आसपास रह के उसे प्रोटेक्ट करना। ओके, तो इसीलिए ये करेक्ट है। हमेशा याद रखना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ है, कुछ में नहीं है, क्रेनियल में और स्पाइनल नर्व्स में है, जो कि श्वान सेल ही सिक्रीट करता है, और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो एग्जाम्पल याद रखोगे, ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक, उसमें माइलिन शीथ नहीं है लेकिन श्वान सेल है और उसे वो एनक्लोज करता है। ओके, आई थिंक मैं क्लियर कर पाई ये बात, एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना फिर एनसीईआरटी। चलो क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 काफी सिंपल है। ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में ऑकर ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल कम होता है और इसमें विटामिन डी के सिंथेसिस को एस्ट्रोजन सपोर्ट करता है फीमेल में, इसीलिए विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और तब ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसका और एक लिंक आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हाई पैराथॉर्मोन होने से भी हो सकता है, क्योंकि पीटीएच ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है और बोन के कैल्शियम लेवल को घटाता है। ओके, जस्ट ऑपोजिट टू दिस टीसीटी। सो इन दैट रेफरेंस अगर वो बोन के कैल्शियम लेवल को घटा रहा है तब भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। दैट मीन्स लो एस्ट्रोजन एंड हाई पीटीएच आर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 में देखते हैं, ड्यूरिंग स्केलेटल कंट्रैक्शन मसल कंट्रैक्शन इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू अ सबम्यूनेट dash on dash filaments and thereby removes the masking of actic sites for this। तो हमें इसमें देखना है आंसर ये आ रहा है
कि ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल इज टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन एंड ऑन एक्टिन फिलामेंट मायोफिलामेंट्स एंड देयर बाय रिमूव्स द मास्किंग एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। सो ये आपका करेक्ट आ रहा है, ये सेट सी। ओके अभी मैंने आपको समझाया भी था कि कैल्शियम एंटर करते पहले ट्रोपोनिन को पकड़ेगा, फिर उसके बाद जो मायोसिन जो वो होता है ट्रोपोमायोसिन है उसे हटाएगा, फिर जी एक्टिन को एक्सपोज करेगा फॉर मायोसिन हेड, तभी मसल कंट्रैक्शन का क्रॉस ब्रिज बनेगा और थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट्स के ऊपर जाएंगे, एज जोन ढक जाएगा, मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा। ओके ये तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 में देखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन द डिपोलराइजेशन ऑफ एक्सॉन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ वोल्टेज गेट ऑफ सोडियम्स आर ओपन। हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा सिस्टम पोलराइज्ड रहता है तब सोडियम का परसेंटेज ECF में हाई रहता है और पोटेशियम बहुत कम रहता है, लो। जस्ट ICF में अगर हम देखें सोडियम लो रहता है बहुत कम और पोटेशियम हाई रहता है टुगेदर विथ नेगेटिव प्रोटीन एंड क्लोरीन। ओके पोटेशियम हाई रहता है अंदर ICF में। तो जब भी इनिशिएट होता है कोई भी स्टिमुलस आया, आने के बाद थ्रेशोल्ड लिमिट वो क्रॉस कर लिया, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लाइगेंड प्रोटीन हमारा वोल्टेज गेट ओपन होता है और सोडियम एंटर करता है अंदर के तरफ। तो अगर हम यहाँ पे देखें पोलराइज स्टेट में बाहर हम सिग्निफाई करते हैं विथ प्लस सिंबल और अंदर हम सिग्निफाई करते हैं विद द नेगेटिव साइन, और इसको दो टुकड़े में डिवाइड कर, तो ए पकड़ो ये बी पकड़ो। अगर हम यहाँ पे अभी देखें कि सोडियम जब एंटर हुआ इनफ्लक्स हुआ फ्रॉम ECF टू ICF, देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये चेंज हो गया, सोडियम आयन के वजह से अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो गया। सो इन दैट वे ये एरिया क्या हो गया, डीपोलराइज्ड। ओके और ये अभी भी रेस्ट में है, तो ये पार्ट अभी भी पोलराइज्ड है। सो इन दैट रेफरेंस जब करंट यहाँ पास होगा तब फिर से ये डिपोलराइज्ड होगा और पीछे वाला जो पोर्शन है वो रिपोलराइज्ड हो जाएगा। रिपोलराइजेशन के लिए इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम ज़रूरी है और जब भी सोडियम एंटर करता है फ्रॉम ECF टू ICF देन ऑटोमेटिकली सोडियम पोटेशियम पंप भी ओपन हो जाते हैं और वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डिस्टर्ब स्टेट सिस्टम को रेस्ट लाने में, पीछे वाला जो पोर्शन है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन अटेन करने में सपोर्ट करते रहता है टुगेदर विद द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। तो जिससे कि करंट आगे बढ़ते रहे, आगे का डिपोलराइज्ड होते रहे, पीछे जो पार्ट है वो पोलराइज्ड होते रहे, सो दैट जब भी हमारा सिस्टम में लास्ट एंड तक एक्सॉन के लास्ट एंड तक करंट पहुंच जाए, स्पाइक पोटेंशियल उसे बोलते हैं। अब उसके बाद सिनेप्स होगा, तब तक हमारा पीछे का सिस्टम रेडी रहे और तुरंत हम न्यूरॉन को रेडी करके नेक्स्ट स्टिमुलस ले पाए। सो इन दैट रेफरेंस अगर हम देखें तो इसमें आंसर जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन द डिपोलराइजेशन ऑफ एक्सॉन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फ्रॉम ECF टू ICF, दैट इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर ओपन, देन only it is possible because sodium is impermeable to exolema in a resting state। परमेबल तभी पॉसिबल है या तो वो तभी एंटर कर सकता है फ्रॉम ECF टू ICF जब वोल्टेज गेट ऑफ सोडियम ओपन होगा। ओके चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 केमिकल से है। पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड सीक्रेट ए प्रोटीनस हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। सो इन दैट रेफरेंस अगर हम देखें हमें ये पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ फॉलिकल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ओके बिकॉज थायराइड ग्लैंड में 3 तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है आपका फॉलिकुलर सेल्स, दिस इज योर फॉलिकुलर सेल्स, बाहर होते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे पैराफॉलिकुलर सेल, इसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा है, और बाहर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, दैट इज कोलाजन फाइबर्स होते हैं। ओके जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, दिस इज योर स्ट्रोमा, दिस इज पैराफॉलिक्यूलर सेल्स थायराइड ग्लैंड के अंदर। हाँ और ये दोनों है फॉलिकुलर, पकड़ लेते हैं। तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो फॉलिकुलर एरिया है, ये फॉलिकुलर सेल्स है, देर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ आइडोथायरोनिन्स T3 एंड T4। ओके जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है वो बनाते हैं TCT थायरोकैल्सिटोनिन, और रह गया आपका स्ट्रोमल टिश्यू वो कुछ नहीं बनाता। अभी एक चीज़ आपको याद रखना है, जो ब्रेन का रेगुलेशन है वो फॉलिकुलर सेल से लिंक है, क्योंकि ब्रेन भेजता है TSH को और TSH जाके टारगेट करता है फॉलिकुलर सेल को। बट हमारा जो TCT का सिक्रेशन है वो कैल्शियम लेवल से लिंक होता है। जब भी ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है तब TCT सिक्रीट होता है, या तो जब भी बोन में कैल्शियम, मेनली बोन में जब कैल्शियम लेवल कम होता है तब TCT आता है। TCT का काम होता है इट मेंटेन्स द बोन कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीजिंग इट, मेंटेन्स मतलब यहाँ पे इंक्रीज मीन कर रहा है, एंड रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय डिक्रीजिंग इट, वो ध्यान रखना। ओके जस्ट ऑपोजिट है PTA जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में 4 P साइज ग्लैंड है।
पैराथॉर्मोन का काम होता है टू मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल, मतलब यहाँ पे इंक्रीज मीन कर रहा है, एंड रेगुलेट्स बोन कैल्शियम लेवल, मतलब इसमें डिक्रीज मीन कर रहा है। ओके, इन दैट रेफरेंस अगर हम देखेंगे इसमें सी आ रहा है, रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। थायरोकैल्सिटोनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, अगर लिखा है प्रोटीनस हार्मोन है तो आपको आंसर ये मार्क करना था। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज कंसर्न्ड विद ऑल्फैक्शन, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सेट्रा, दिस इज नोन एज। तब इसमें आपको मार्क करना था लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम आपको मार्क करना है क्योंकि उसे कुछ कुछ पॉइंट्स देख के पता चल रहा है, ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेस, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बुक में ऑल्फैक्शन मेंशन है, तो मे भी कभी डाल दे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल्फैक्शन डाला बिकॉज हमारे लिम्बिक सिस्टम से ऑल्फैक्शन लिंक है। लेकिन बाकी पॉइंट्स है, सेक्सुअल बिहेवियर, ये सब देख के आप समझ पाओगे कि लिम्बिक सिस्टम है। एसोसिएशन एरिया तो नहीं होगा। हाइपोथैलेमस में ये पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट आ जाता है, बट कॉमन पॉइंट में रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, मूड, ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेस आ जाएगा। और कॉर्पस कैलोसम इज अ ब्रिज विच कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो इसमें बेस्ट आंसर था लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि हमें पता है वो डीप इनसाइड द पहला वाला लाइन, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ग्रुप एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स, और डीप स्ट्रक्चर्स में हमारा लिम्बिक सिस्टम आता है। ओके, पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उसमें फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल है। फिर आ गया आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम में दो है, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। अंदर काट के अंदर की तरफ जाओगे तो पहले तुम्हें क्या मिलेगा, हमारे बुक के हिसाब से थैलेमस, जो कि सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग एरिया है। एसोसिएशन एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है। ओके, वो ऊपर ही है। फिर आ गया आपका थैलेमस। थैलेमस के बाद आपका आता है हाइपोथैलेमस एट द बेस ऑफ डायनसेफ्लॉन। हाइपोथैलेमस का मतलब उसके तुम अगर देखोगे थोड़ा सा डीप है लिम्बिक सिस्टम। वो लिम्बिक सिस्टम का और हाइपोथैलेमस का बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है, और साथ में लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ऑल्फैक्शन, जो कहीं ना कहीं ये मेंशन था पहले एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने डाल दिया कि कभी अगर वो डाल दे तुम समझ पाओ। लेकिन यहाँ पे हमेशा याद रखना एनसीईआरटी से कोई ना कोई पॉइंट लिंक रहेगा जिससे कि तुम उसे पहचान लो। तो इसमें बहुत सारे लिंक है, बस ये तुम कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी से तुम पकड़ लोगे कि लिम्बिक सिस्टम है। ओके, और लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस होता है। एमिगडाला जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मूड स्विंग्स को या मूड स्विंग्स को रेगुलेट करता है। हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इतना लिखा नहीं है लेकिन पार्ट का नाम है हमारे बुक में, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। Question number 165, which of the following pairs of hormones are not antagonistic, having opposite effects to each other? तो अगर हम देखेंगे पैराथॉर्मोन हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, और थायरोकैल्सिटोनिन मेनली बोन के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, लेकिन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल, एक इंक्रीज करके एक डिक्रीज करके। इन दैट बेसिस ये ऑपोजिट में ही आ रहा है। ओके, ऑपोजिट फंक्शन। इंसुलिन हमारे ब्लड कैल्शियम शुगर लेवल को घटाता है, ये बढ़ाता है, ये भी ऑपोजिट है। रह गया एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ये सिमिलर है बिकॉज दोनों ही हार्ट बीट बढ़ाते हैं, दोनों ही ब्रीदिंग रेट बढ़ाते हैं। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल डायलेशन, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्टर पिलाई मसल जो कि रेजिंग ऑफ हेयर्स, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, एएनएफ एंड एडीएच, ये भी ऑपोजिट है क्योंकि एडीएच वेसो कंस्ट्रिक्टर है और एएनएफ वेसो डायलेटर है। तो इन दैट रेफरेंस अगर हम देखेंगे ये भी ऑपोजिट है, तो ये हो गया सिमिलर। तो आपको आंसर इसमें ये मार्क करना था। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं टुगेदरली कैटेकोलामाइंस, जो कि सीक्रेट होता है एड्रेनल मेडुला से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 में देखते हैं, टिटेनियस रैपिड स्पाज्म इन मसल्स, टिटेनियस ड्यू टू द लो कैल्शियम कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड। तो सुंदर इसमें रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। टिटेनी क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। टिटेनी का मतलब होता है वाइल्ड कंट्रैक्शन ऑफ मसल, जिसमें मसल कंट्रैक्ट होता है एबनॉर्मली। तो वो पॉसिबल कब है पता है, जब हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, जिसे मैंने आपको दिखाया था, सपोज ये पार्ट है, ये हमारा मसल फाइबर है, जब इस जगह पे कैल्शियम कम होता है, लो कैल्शियम होता है ना, इट विल अलाउ द मोर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। सोडियम तब ज़्यादा एंटर करता है अंदर, बिकॉज कैल्शियम इस जगह पे ऑप्टिमम रहना ज़रूरी है, जिससे कि वो रेगुलेट कर पाए कि कितना सोडियम एंटर करना और कब नहीं करना है। जैसे ही कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है ना साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एरिया, तब सोडियम का फ्लो हमारी मसल के अंदर ज़्यादा होता है, तभी जाके हमारा वाइल्ड कंट्रैक्शन या जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाज्म एब्नॉर्मल कंट्रैक्शन पॉसिबल होता है। टिटेनी से टिटेनस हो सकता
सकता है, जो कि सस्टेन्ड कंट्रैक्शन ऑफ मसल है, ये याद रखना। और यहाँ पे अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया तब लेकिन सोडियम घुसेगा नहीं, तब होता है मस्कुलर फैटिग, दिस इज नॉट टिटेनी, तब मसल फैटिग होगा हाई होने से। ओके, तो इसमें आपको आंसर ए मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं क्या है। द गिवन फिगर शोज स्टेजेस इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर ए बी सी एंड द कोड्स। तो अभी हम देखेंगे कौन सा पार्ट क्या दिखा रहा है, स्लाइडिंग और रोटेशन अगर हम देखेंगे तो इन दैट रेफरेंस अगर देखें 1 बी से लिंक कर रहा है। देखो अगर हम देखेंगे 1 का बी के साथ लिंक है कि नहीं, ये देखो स्लाइडिंग एंड रोटेशन, दिस इज स्लाइडिंग एंड रोटेशन। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज कौन सा मेन कर रहा है, 2 का ए, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है क्रॉस ब्रिज, और सी आ रहा है यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बना। कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रॉस ब्रिज का मतलब होता है जब मायोसिन हेड और जी एक्टिन अटैच होते हैं, तो यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि मायोसिन हेड और जी एक्टिन अटैच हो रहा है, दैट मीन्स सी इज अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, सी आ रहा है। ओके, बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, जैसे कि थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट की तरफ जाए और एज जोन क्या हो डिमिनिश हो जाए, थिन फिलामेंट्स ऊपर आ जाए। सो इन दैट रेफरेंस ये आ जा रहा है 2 का ए और 1 का बी, इसलिए आपको इसमें आंसर मार्क करना था बी ए सी। ये आपके एनसीईआरटी से डायग्राम से लिया गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 में देखते हैं, मार्क द कॉमन फंक्शन विथ रेफरेंस टू कॉर्पस कैलोसम ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। ये हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि कॉर्पस कैलोसम और पोन्स दोनों ही नर्व ट्रैक है जो कि एक्सॉन के बंडल से बनते हैं, और ये ब्रिज है जो कि बाकी एरिया को ब्रेन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जैसे कॉर्पस कैलोसम हेल्प करता है राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर फोर ब्रेन को कनेक्ट करने में, और पोन्स इन हाइंड ब्रेन कनेक्ट्स द डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन विथ हाइंड ब्रेन। मतलब पोन्स के लिए ही हाइंड ब्रेन दूसरे पार्ट ऑफ ब्रेन से कम्युनिकेट कर पाता है। ओके, तो इसमें आंसर आपको डी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस, फैटिग, डिहाइड्रेशन एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब मसल का जो वो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाता है। तो इसमें आपको मार्क करना था एडिसन डिजीज हमारी बुक में मेंशन है, इज बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, और अगर बाई चांस कभी कशिंग आ गया दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रेशन ऑफ आपको याद रखना है दिस एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। ठीक है, इतना देखने से ही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 में देखते हैं क्या है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन हार्मोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन। हमें पता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों पैनक्रियास से सिक्रेट होता है, उसके एंडोक्राइन पार्ट से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन और बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन। दोनों को एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर चाहिए, दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज हेमोस्टेसिस। अब देखते हैं इसमें पॉइंट क्या है, लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इन दैट बेसिस अगर हम देखेंगे डिस्टिंग्विशन नहीं आ रहा है, बिकॉज दोनों को ही एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर चाहिए, दोनों ही सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते, तो इंट्रासेलुलर तो इनमें होता ही नहीं है। देयर सोर्स ग्लैंड इज सेम, सो इन दैट रेफरेंस देयर सोर्स ग्लैंड डिस्टिंग्विश नहीं करता, सेम है पेनक्रियास, तो इसलिए डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है। हेपेटोसाइट्स एज अ टारगेट, ये भी इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है, बिकॉज दोनों टारगेट करते हैं हेपेटोसाइट्स को। इंसुलिन इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम ग्लूकोज को लेकर ग्लाइकोजन बनाओ, और ग्लूकागॉन इंस्ट्रक्ट करता है हेपेटोसाइट्स को ग्लाइकोजन को तोड़ो और ब्लड में शुगर लेवल दे दो। फाइन, वो तोड़ के शुगर लेवल बाहर निकाल देते हैं। तो इन दैट बेसिस एक सेलुलर अपटेक यूटिलाइजेशन को हेल्प कर रहा है और एक रोक रहा है, तो ग्लूकागॉन रोक रहा है, इंसुलिन जमा कर रहा है। तो इन दैट बेसिस यहाँ पे अगर हम देखेंगे हेपेटोसाइट दोनों का टारगेट है। ओके, तो इसीलिए एज टारगेट सेल लिखा है, तो ये सिमिलरिटी में आ जा रहा है, डिफरेंस में नहीं। देयर रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग द ग्लूकोज होमोस्टेसिस, यस देयर रोल इज डिफरेंट। एक हाइपोग्लाइसेमिक है, एक हाइपरग्लाइसेमिक है। ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, और ये हाइपोग्लाइसेमिक है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल घटाता है। सो इन दैट रेफरेंस आपको डी मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 भी काफी इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड पेयर, हायोइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल, ये तो करेक्ट है। ओके, प्यूबिक सिम्फाइसिस फाइब्रस कार्टिलेज है जो कि हमारे पेल्विक गार्डल जो है, जो कॉक्सिल बोन से बने हैं, दो पेल्विक गार्डल को वेंट्रल साइड में जोड़ता है, उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, तो ये करेक्ट है। सैडल जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये गलत है, तो इसमें आंसर आपको सी मार्क करना है, कि हमें पता है कि सैडल जॉइंट यहाँ होता है कार्पल, मेटाकार्पल और थंब में, दिस इज सैडल जॉइंट जो कि एक साइनोवियल जॉइंट है, तो एटलस और एक्सिस में पाइवोट होता है। तो इन दैट बेसिस आपको याद रखना है, ये गलत हो गया। स्केप्यूला ग्लेनोइड कैविटी होता है, क्योंकि हमें पता है स्केप्यूला हमारा शोल्डर ब्लेड है,
है, जो सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में होता है, बैक साइड में, डॉर्सल साइड में फ्लैट बोन है और उसमें एक्रोमियन रहता है और साथ ही साथ वो ग्लेनोइड कैविटी बनाता है जिसमें जाके हमारा ह्यूमरस का बॉल जो है वो अटैच होता है इस कैविटी में, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। ओके, सो इन दैट रेफरेंस आपको आंसर इसमें सी मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अनरिलेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। तो अगर हम देखेंगे स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन में अनरिलेटेड कौन सा है, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एट मोटर एंड प्लेट, ये तो आप समझ रहे होगे, मैंने आपको बताया पहले। रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी बिफोर द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड बाइंडिंग ऑफ एडीपी टू द मायोसिन हेड टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज। तो इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें बाकी ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, बट यहाँ पे एटीपी होना चाहिए था। एटीपी के बाइंड होने से मायोसिन हेड और जी एक्टिन का जो ब्रिज है, इन दोनों का जो एसोसिएशन एक्टोमायोसिन टूट जाता है। जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, हमेशा याद रखना, एटीपी जब एडीपी बनता है तब क्रॉस ब्रिज बनेगा, ठीक है, और जब एटीपी अटैच होता है क्रॉस ब्रिज से तब ये टूट जाएगा। मतलब क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और ये क्रॉस ब्रिज बनाता है, दिस कॉम्बिनेशन, बिकॉज हाइड्रोलाइसिस होगा तभी ना एनर्जी मिलेगा जिससे जी एक्टिन और मायोसिन हेड जुड़ पाए। एटीपी ब्रेक्स क्रॉस ब्रिज फॉर्म्स, एटीपी फॉर्म्स या एटीपी एडेड टू द मायोसिन हेड, क्रॉस ब्रिज ब्रेक्स, वो याद रखना। तो इन दैट बेसिस आपको डी मार्क करना था। बाकी तो करेक्ट ही है कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी मिलेगा, तब क्रॉस ब्रिज बनेगा। और रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला भी ठीक है और ये भी ठीक है, सो इसलिए आपको इसमें डी मार्क करना था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ हार्मोन इट्स सोर्स एंड फंक्शन। वैसोप्रेसिन पोस्चरल पिट्यूटरी से आता है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू यूरिन, नो, वो कम वाटर निकालता है क्योंकि एंटी डायरेटिक है, डायरोसिस होने नहीं देगा, तो ये गलत है। नॉन एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से आता है, इंक्रीजेस हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अलार्टनेस, तो ये करेक्ट है। ग्लूकागॉन बीटा सेल से नहीं होता, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से होता है, तो यहाँ पे गलत है। स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये करेक्ट है, यहाँ पे अल्फा होना चाहिए था बीटा के जगह। प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं होता, एंटीरियर पिट्यूटरी होगा। और रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क, ये करेक्ट था, बस यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी होना था। तो आप समझ गए, यहाँ पे ये गलत है, इस जगह पे ये गलत है, इस जगह पे ये गलत है, इसलिए आपका बेस्ट आंसर बी निकल रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 में विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन। हमें पता है कि इसमें से पेटेला, स्कैपुला, टिबिया सभी एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट है। एटलस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन क्योंकि ये सर्वाइकल वर्टिब्रे का फर्स्ट बोन है, तो इसमें एटलस आपको मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, द ह्यूमन रिब्स आर टर्म्ड एज बाइसेफेलिक बिकॉज दे हैव टू आर्टिकुलेशन सर्फेसेस ऑन द डॉर्सल एंड। ये मैं थोड़ा समझा दूँ आपको, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो रिब्स होते हैं वो अटैच होते हैं डॉर्सली, तो एक रिब का 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट है, वो याद रखना। ये बोल रहा है बाइसेफेलिक इज दिस वन रिब, दिस इज वन रिब with 2 connection point, this is bicephalic। okay, bicephalic का मतलब ये नहीं है कि इस तरह से 2 अटैच हुआ है, पीछे से आके 2 रिब बैठा, वो नहीं, एक रिब का 2 कनेक्शन पॉइंट, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस इन ऑफ वन रिब विथ वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली। ओके, तो इसलिए आपको ये आंसर मार्क करना था, बाकी इसमें तो होगा नहीं। दे हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द वेंट्रल एंड, वो तो पॉसिबल नहीं, वो स्टर्नम है। एंड दे हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेसेस ऑन द वेंट्रल एंड 2 इन डॉर्सल एंड, वो तो होगा ही नहीं। 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द वेंट्रल एंड 1 ऑन द, नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर है दे हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेसेस ऑन द डॉर्सल एंड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है आइडोथायरोनिन्स bind to cell membrane receptors, bind to RNA, eventually form hormone receptor complexes that bind to DNA and never enters the cell। हमें ये पता होना चाहिए कि आइडोथायरोनिन जो होता है फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करते हैं थायराइड ग्लैंड का T3 T4, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन T4 होता है, दैट इज थायरोक्सिन। तो इनका प्रॉपर्टी क्या है, फीचर्स, बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं होगा क्योंकि वो इजीली सेल में एंटर कर सकता है, जस्ट लाइक स्टेरॉइड हार्मोन। बाइंड टू RNA ये नहीं है। इवेंचुअली फॉर्म अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद DNA, तो ये करेक्ट है। और नेवर एंटर सेल तो होगा ही नहीं बिकॉज वो स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर है, डायरेक्टली अंदर जाके डीएनए के जो वो है जो सीक्वेंसेस उसे चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन। ओके, दे रेस्पॉन्सिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन। स्टेरॉइड हार्मोन आइडोथायरोनिन जीन एक्सप्रेशन करवा सकता है और बाकी हार्मोन के जो सेट है जैसे एमाइन डेरिवेटिव, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन या तो पेप्टाइड हार्मोन जितने भी है वो जीन एक्सप्रेशन नहीं चेंज करते। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 177। Question number 177, the skull region articulates with the superior region of the vertebral column with the help of
2 numbers of occipital condyles। हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन का जो स्कल है वो डाइकोंडाइलिक है। एक वर्टिब्रल कॉलम रेस्ट करता है स्कल के 2 कंडाइल के ऊपर, ठीक है। एक बार डायग्राम आप देख लोगे तो बेटर रहता, गूगल में देख लेना एक बार। तो ऐसे करके 2 कंडाइल रहता है, मैं जैसे ऐसे ही समझा रही हूँ आपको। 2 कंडाइल्स रहता है एक वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होके, तब उसको डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। तो रेस्ट ऑन द सुपीरियर पार्ट इज 2 कंडाइल। ऑसिपिटल बोन भी स्कल का ही पार्ट है, बट कंडाइल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग जॉइनिंग द स्कल विद वर्टिब्रल कॉलम। तो इसमें बेस्ट आंसर आपको ये मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, प्रोट्रूशन ऑफ द आईबॉल्स, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस इज ग्रेव्स डिजीज। इसमें आपको बी मार्क करना था। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेव्स डिजीज को हम एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जो हाइपोथैलेमस है वो थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ये आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तब एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है टीएसएच। टीएसएच टारगेट करता है थायरॉइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल को, और तभी जाके T3 T4 का जो परसेंटेज है ब्लड में राइज होता है। धीरे धीरे जब राइज हो गया और ऑप्टिमम हो गया, तब T3 T4 के सिग्नल से हाइपोथैलेमस थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। उससे थायरॉइड जो एंटीरियर पिट्यूटरी है टीएसएच के सिक्रेशन को टेम्पररीली होल्ड कर देता, बंद कर देता है। टीएसएच नहीं है, T3 T4 तो ज़्यादा बनना है नहीं। लेकिन हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में देखा गया है कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ या कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो टीएसएच के रोल को मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं। वो जाके फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करके T3 T4 का परसेंटेज राइज कर देते हैं। उसी से ये प्रॉब्लम आता है। तब प्रोट्रूशन आईबॉल से मतलब आंखें थोड़ी बाहर की तरफ निकल आते हैं। बीएमआर इज वेरी हाई, बहुत जल्दी जल्दी उसका एटीपी प्रोडक्शन होता है। कैटाबॉलिज्म बहुत हाई है, पतले हो जाते हैं लोग। ओके, तो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी होता है, बिकॉज बार बार अगर स्टिमुलेट कर रहा है कोई भी थायरॉइड ग्लैंड को, तो ऑटोमेटिकली वो थायरॉइड ग्लैंड का स्वेलअप होगा। और एसिमेट्रिकल गॉइटर होता है, इधर उधर से निकल के आता है। एंडेमिक नहीं। एंडेमिक के केस में क्या आयोडीन डेफिशिएंसी था, उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी है, थायरॉइड ग्लैंड T3 T4 बना नहीं पा रहा है, ब्रेन कंटिन्यूअसली इंस्ट्रक्शन देते जा रहा है, तब जाके थायरॉइड ग्लैंड फुल के बाहर आ जाता है एक साइड से, तब उसे हम बोलते हैं एंडेमिक या सिंपल गॉइटर। लेकिन यहाँ पे जो है दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ T3 T4, बिकॉज यहाँ पे कुछ एंटीबॉडी जाके TSH के रोल को मिमिक कर रहा है, ब्रेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तब इन दैट केस। ओके, और यही ध्यान रखना है आपको, क्रिटिनिज्म को एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर को ही ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। बाकी अगर हम देखेंगे क्रिटिनिज्म जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म से लिंक है, प्रेगनेंसी के टाइम में अगर माँ का है तब मदर से बेबी का जो डेवलपमेंट है तो हैम्पर हो सकता है, उससे क्रिटिनिज्म होता है। हशीमोटो इज लिंक्ड विद ऑटोइम्यून डिजीज, जो कि हशीमोटो ऑटोइम्यून डिजीज है और हाइपोथायरॉयडिज्म से लिंक है, थायराइड फॉलिकल्स डैमेज होने के कारण होता है। एक्रोमेगाली लिंक है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन मिडिल एज, जिससे फेस का डिफॉर्मिटीज होता है, फेशियल बोन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो अगर हम देखेंगे इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन कौन सा नहीं है। पहला ये है कि जोना फेसिकुलेटा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है वो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड देयर इज आल्सो प्रिंसिपल हार्मोन कॉर्टिसोल है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो कैटाबॉलिज्म की तरफ इशारा कर रहा है। ओके, सब चीज को तोड़ता है, प्रोटीन को, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आरबीसी प्रोडक्शन को राइज करता है इन दैट बेसिस। तो इसमें पूछा नॉट ए फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। ये सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी ठीक है। स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। इनहिबिट नहीं, सपोर्ट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। इसमें इनहिबिट लिखने के कारण गलत हो गया, अगर लिखते सपोर्ट तो करेक्ट होता। तो आपको नॉट ए फंक्शन मार्क करना था, इसलिए डी मार्क करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 में फैटिग इज इनेबिलिटी ऑफ मसल टू रिलैक्स, दैट इज असर्शन में है। रीजन में है इट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन बाय रिपीटेड कंट्रैक्शन। तो आपको तुरंत ही समझ में आ गया होगा व्हाट इज फैटिग, जब मसल काम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब मसल में इतना एनर्बिक रेस्पिरेशन हुआ है, इसके कारण उसका बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बना, और लैक्टिक एसिड जब मसल में जमा होता है उससे सॉर्नेस होता है, पेन होता है, तब ऑटोमेटिकली वो रिलैक्स नहीं हो पाता फॉर सम टाइम। फिर ब्लड के सर्कुलेशन से लैक्टिक एसिड ब्लड से होकर लीवर में जाता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। फिर धीरे धीरे लैक्टिक एसिड जब हटता है तभी सिस्टम फिर से
रिगेन कर पाता है, रिस्टोर कर पाता है उसका नॉर्मल एक्टिविटी। तो इसमें अगर हम देखें फैटिग इज इनएबिलिटी ऑफ मसल टू रिलैक्स। क्यों फैटिग हुआ? बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वो किससे लिंक कर रहा है? इट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन बाय रिपीटेड कंट्रैक्शन। हम अगर कंटिन्यूसली चलते रहे, कोई एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करते रहे, या तो मान लो बैडमिंटन ही खेले, या तो मान लो हम वॉक ही कर रहे हैं, या तो भाग ही रहे, कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, सो इन दैट केस अगर हम देखेंगे बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वो इसी की तरफ इशारा कर रहा था, लैक्टिक एसिड की तरफ। ओके चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 भी काफी सिंपल है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सिंपल क्वाइटर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, अभी हमने बात किया था, ये करेक्ट है। थाइमोसिन ट्रेनिंग स्कूल फॉर टी लिम्फोसाइट करेक्ट है। डायूरेसिस का मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डेफिशिएंसी ऑफ एएनएफ, इससे लिंक नहीं है। डायूरेसिस कब होगा? डेफिशिएंसी ऑफ एएनएफ नहीं, एएनएफ तो ज़्यादा यूरिन बनाता है। अगर किसी कारण एएनएफ बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, उल्टा डायूरेसिस होगा। ओके लेकिन एडीएच क्या है? एंटी डायरेटिक है। तो इन दैट बेसिस यहाँ पे अगर आप देखोगे ये गलत ही आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे डेफिशिएंसी से लिंक ही नहीं आ रहा है कुछ। क्रिटिनिज्म हाइपोथायराइडिज्म एसोसिएटेड प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, जो अभी हमने बात किया था, तो आपको इनकरेक्ट बोला, इसलिए आपको सी मार्क करना था कि डायूरेसिस लिखा है। डायूरेसिस एएनएफ सपोर्ट कर सकता है अगर ज़्यादा सिक्रेट हुआ, क्योंकि एएनएफ ज़्यादा यूरिन आउटपुट कराता है और सोडियम एक्सक्रीशन कराता है, इसमें डेफिशिएंसी है इसलिए गलत है। ओके ध्यान रखना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 182। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट्स अ मोटर यूनिट। हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसमें, रुको मैं मार्कर ले लूँ, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें मोटर यूनिट कब होगा और मोटर एंड प्लेट कब होगा। जब मोटर यूनिट लिखा है तब हमेशा याद रखना इसका कंपोनेंट होगा 1 मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन है, मेनी मसल फाइबर्स। तो देखो मेनी वर्ड नहीं रहेगा यहाँ पे, फाइबर से पता चल रहा है मेनी मसल फाइबर, बहुत सारे मसल फाइबर है। तब जब ऐसा कॉम्बिनेशन है, फाइबर्स लिखा है, तब तुरंत तुम्हें पता चल जाना चाहिए मोटर यूनिट। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसको हम लोग मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है? एक मोटर न्यूरॉन होगा और मसल फाइबर लिखा रहेगा, नॉट फाइबर्स, फाइबर। अगर फाइबर लिखा है तब ये होगा, फाइबर्स लिखा है तब ये समझ जाना। ओके इसका मतलब तो समझिए, एक मोटर न्यूरॉन का बहुत सारे साइनेप्टिक नर्व्स, बहुत सारे मसल फाइबर से ज्वाइन हो रहे, तो मोटर यूनिट। एक मोटर न्यूरॉन का एक साइनेप्टिक नर्व एक मसल फाइबर से अटैच हो रहा है और सिग्नल दे रहा है, देन दिस पार्ट इज योर मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब बहुत सारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मिलके मोटर यूनिट बनता है। ओके चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिन फॉलिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू डैश आफ्टर द ओव्यूलेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ डैश। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स इन द एप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो कॉर्पस ल्यूटेम एलिज, तुरंत ही पता चल गया होगा कि ग्राफिन फॉलिकल्स गेट कन्वर्टेड टू कॉर्पस ल्यूटेम विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एलिज। कि हमें पता है कि एलिज सर्च के कारण, ये बुक में है केमिकल में, ये मत सोचना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। ओके क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है और हमारे केमिकल में भी लिखा हुआ है। ग्राफिन फॉलिकल जब भी बनता है तब रप्चर होकर ओव्यूलेशन होता है, तब एलिज उसी स्ट्रक्चर को, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल को ठीक करके कॉर्पस ल्यूटेम बनाता है। फिर कॉर्पस ल्यूटेम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है। ओके तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी। 184 में द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा। तो इसमें दोनों ही होगा, बिकॉज ये दोनों सेट मैंने कहा था ना कॉमन फंक्शन है, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे 185। 185 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? The resting axonal membrane is relatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. Sodium potassium pump transport 3 sodium outwards and 2 potassium into the cell. ये भी हमने डिस्कस किया था और आपको पता चल ही गया होगा, मैं मार्कर ले लेती हूँ, आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ओके फिर भी मैं मार्कर दे रही हूँ, आंसर आपका आ रहा है सी, बोथ 1 and 2, क्योंकि हमें पता है कि रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम इज इम्पर्मिएबल टू, ऑलमोस्ट इम्पर्मिएबल टू एक्सोलेमा एंड पोटेशियम इज परमिएबल टू एक्सोलेमा। एंड सोडियम पोटेशियम पंप में 3 सोडियम अंदर से बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम बाहर से अंदर आते हैं। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186, सेक्शन बी में आ गए हम। 186 में भी बहुत सारे पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे अभी लास्ट वाले पार्ट में इतना डिस्कशन चाहिए भी नहीं। द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू ट्रोपोनिन एक्चुअली इंडिकेट्स अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ओवर एक्टिन। ये भी मैंने 2-3 बार बोला है क्योंकि ऐसे कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले भी है इससे रिलेटेड, तो इसमें आंसर आपको बी मार्क करना था।
187. Which one of the following statement is true? Head of humerus bone articulates with acetabulum. No, acetabulum नहीं, यहाँ पे glenoid cavity होगा. Glenoid cavity और इस जगह पे होगा, ये correct है. Pectoral girdle correct है. इस जगह पे glenoid cavity होगा. Head of humerus bone articulates with glenoid cavity or pectoral girdle correct. Head of humerus bone articulates with cavity called acetabulum. No, acetabulum is a part of pelvic girdle. ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे femur होता तो correct होता है ना. तो हमें तो इसके एंगल से पूछा है, तो यहाँ पे ये गलत आ रहा है. Head of humerus bone articulates with the glenoid cavity of pelvic girdle नहीं, फिर से यहाँ पे pectoral होता तो करेक्ट होता. ठीक है, तो यहाँ पे गलती आ गई थी ये ग्लेनोइड कैविटी, यहाँ पे गलती आ गया था फेमर होता तो करेक्ट होता, यहाँ पे गलती आ गया था पेक्टोरल होता करेक्ट होता. द बेस्ट आंसर इज बी ओवर हियर. 187 में आपको बी मार्क करना है. ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग जाता है जब आप एग्जाम देते हो, तो हर चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, वो ध्यान रखना. Next है 188. According to the accepted concept of hormone action, if receptor molecules are removed from target organs, then target organ will not respond to the hormone. ये याद रखना हमेशा, हार्मोन के रिसेप्टर्स बहुत ज़रूरी है. हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स अगर नहीं बनेगा, चाहे वो एंटर कर पाए सेल में या बाहर से सिग्नल दे, रिसेप्टर इज मस्ट. अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके उसका सिग्नलिंग पूरा का पूरा बंद हो जाएगा. इट विल नॉट रिस्पॉन्ड. हमारा कोई भी सिस्टम उस हार्मोन से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. ओके, ऐसे होता है कभी कभी कोई भी हार्मोन का अगर कंफर्मेशन बदल गया, वो रिसेप्टर में फिट नहीं बैठेगा, तब भी बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अभी 189. 189 में स्केलेटल मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू मेसोडर्मल इन ऑरिजिन. करेक्ट, मेसोडर्मल है. कंट्रीब्यूट्स अबाउट 45 to 50 नहीं, 40 to 50. ठीक है, तो इन दैट रेफरेंस अगर हम देखें ओनली 1 इज करेक्ट. इसमें 189 में आपको एक ही करेक्ट करना था. एक चीज़ और याद रखना कि जो भी छोटी छोटी डाटा है, बेसिक चीज़ है, उसमें भी आपको ध्यान देना है. उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, तभी जाके सब कुछ क्लियर होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 190. Read the following statement and choose the incorrect one. Thymosin inhibits the production of antibodies to provide humoral immunity. तो humoral immunity provide करता है, inhibits नहीं करता, support करता है. तो यहाँ पे ये गलत था, आपको incorrect पूछा इसलिए आंसर है. Insulin resistant results in disease diabetes mellitus. Insulin resistance हो या deficiency हो, कभी कभी बीटा सेल्स जो होता है वो किसी कारण faulty इंसुलिन भी बना सकता है जो रिसेप्टर में फिट नहीं हो सकता. इंसुलिन रेजिस्टेंस या तो इंसुलिन डेफिशिएंसी मतलब बीटा सेल ही डैमेज हो गया, या तो पैनक्रियास ही नहीं है बाय बर्थ, तब भी तुम्हारा जो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो सकता है. इंसुलिन रहते हुए काम नहीं कर रहा है, दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन नहीं है और काम नहीं हो पा रहा है, दिस इज इंसुलिन डेफिशिएंसी. ये दोनों वर्ड हमारे समरी में लिखा हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में, तो ये करेक्ट है. थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोक्रेसिटोनिन. करेक्ट. वेसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी. हमें पता है कि किडनी के वेसोप्रेसिन का रिसेप्टर ही किडनी में है, देयर इज एफरेंट आर्टरियोल में है, इधर डीसीटी में है. सो इन दैट रेफरेंस अगर हम देखें सभी करेक्ट था, ये गलत था. इनिबिट नहीं, यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए था. ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 191. क्वेश्चन नंबर 191. ऑल द फॉलोइंग हार्मोन्स आर एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया. हाइपरग्लाइसेमिया मतलब शुगर लेवल को बढ़ाना ब्लड में, एक्सेप्ट कॉर्टिसोल बढ़ाता है, ग्लूकागोन बढ़ाता है, कैटेकोलामाइन्स बढ़ाता है, क्योंकि स्ट्रेस से रिलेटेड है सब. इंसुलिन घटाता है, तो इसलिए इसमें इंसुलिन आपको मार्क करना था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 192. क्वेश्चन नंबर 192 में देखते हैं मैच करके. इसमें क्या है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. इलेक्ट्रिकल सिनेप मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी और सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता, तो ये करेक्ट है. केमिकल सिनेप्स मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये भी करेक्ट है. अगर तुम यहाँ पे देखोगे रिसेप्टर्स साइट्स वेयर द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स, जो कि एसिटाइलकोलिन में आपने देखा था, और न्यूरोट्रांसमीटर है केमिकल्स फिल्ड इन द वेसिकल्स ऑफ टर्मिनल. सो इसमें अगर हम आंसर देख रहे हैं आ रहा है 2 1 4 3, सो दैट मीन्स ए आपको मार्क करना था. ओके, पूरा ऑप्शन नीचे का नहीं दिख रहा है, आप इसमें ए मार्क करोगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 193. क्वेश्चन नंबर 193 में देखते हैं क्या है. विच ऑफ द हार्मोन पॉजेस एंटी इंसुलिन इफेक्ट. एंटी इंसुलिन इफेक्ट में तो ये दो आ रहा है, कॉर्टिसोल एंड ग्लूकागोन. ये आ रहा था लेकिन ये नहीं आता, ये तो उससे लिंक है कैल्शियम से. ये दोनों तो लिंक ही नहीं है. बर्थ हार्मोन है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है. एडीएच आपका है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से लिंक है. ये दोनों ही इसके ऑपोजिट हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 194. 194 भी सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशन. तो इसमें होगा गैस्ट्रीन, क्योंकि हमें पता है गैस्ट्रीन ऑक्जेंटिक सेल को स्टिमुलेट करके एचसीएल और पेप्सिनोजन को सीक्रेट करवाता है. ओके, बाकी अगर हार्मोन देखेंगे एंटेरोगेस्ट्रॉन जो कि है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसको रोकता है. सीसीके पीजेड कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रोजाइमिन गोल ब्लैडर कंट्रैक्शन कराता है और पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करवाता है.
पेप्सिन तो एक एंजाइम है, हार्मोन नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195 और 196। 195 में ग्लेनोइड कैविटी एंड एसिटाबुलम आर पार्ट्स रेस्पेक्टिवली ऑफ, तो हमें पता है ये किसका पार्ट है, स्केप्यूला, और एसिटाबुलम किसका पार्ट है, कॉक्सियल बोन, जो हमने बात किया था थोड़ी देर पहले ही। ओके, तो ग्लेनोइड कैविटी पहले लिखा है इसलिए स्केप्यूला है, ये बाद में लिखा है इसलिए कॉक्सियल बोन है। नेक्स्ट है सेला टार्सिका, हमें पता है इट्स नियर बाय पिट्यूटरी, क्योंकि हमें एक चीज ध्यान रखना है कि स्फेनॉइड बोन आ सकता है कभी, स्कल का स्फेनॉइड बोन जो होता है वो एक्सटेंड करके अंदर सेला टार्सिका बनाता है। दिस इज अ बोनी रीच और अ कैविटी विच प्रोटेक्ट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सेला टार्सिका लिखा है केमिकल में, ध्यान देना है। चलो 197 198 देखते हैं। 197 द बॉडी सर्कैडियन रिदम इज प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय पीनियल। ये ब्रेन जो ह्यूमन ब्रेन के ठीक पहले ये वर्ड लिखा हुआ है, और हमेशा याद रखना सर्केडियन रिदम जो होता है हमारे केस में हाइपोथैलेमस भी देखता है, लेकिन हमारे बुक में ऐसे डायरेक्टली मेंशन नहीं है। स्लीप एवेक साइकिल जब 24 डायurnal रिदम कुछ भी हो वो लिंक कर दिया है मेलाटोनिन से, पीनियल ग्लैंड से, इसलिए कभी भी आए तो पीनियल ग्लैंड विल बी द बेस्ट आंसर। लेकिन अगर दोनों है तो अगर नहीं है पीनियल ग्लैंड सॉरी, तब हाइपोथैलेमस मार्क कर सकते हो, तो इसमें तो आंसर पीनियल ही आएगा। 198 में विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इज वेरी सिंपल, हाइपोथैलेमस मार्क करना है। ओके, इसमें तो डिस्कशन नहीं चाहिए आपको, ये सबको ही पता है। अभी लास्ट क्वेश्चन 2 है, इसको डिस्कस करते हैं। 199 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल, तो ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास विद हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स विद एडवांसिंग एज, तो ये करेक्ट है बिकॉज ऑफ लो एस्ट्रोजन। मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लीड्स टू प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। अगर ये लाइन देखे दिस इज फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का लाइन है, इसका नहीं है। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, नो, इट इज लिंक्ड विथ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का ज़्यादा साइनेबल जॉइंट्स में जमा होने को गाउट बोलते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। ऑटोइम्यून डिजीज होता है आपका मायस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स डैमेज होने के कारण स्केलेटल मसल्स के सरफेस में एसिटाइलकोलिन बैठ नहीं पाता, सिग्नल नहीं मिलता, तब जाके पैरालिसिस होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का कन्फर्मेशन खराब हो जाता है, जिसके कारण स्केलेटल मसल का जो वो है एक्टिविटी है वो डिजेनरेट होता रहता है विथ प्रोग्रेसिव एज। ओके, मतलब एज जब बढ़ते रहता है तो ऑटोमेटिकली डिजेनरेट होता रहता है उसका एक्टिविटी स्केलेटल मसल का। द लास्ट वन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, 1 to 2%। तो आज का डिस्कशन हमने यहीं पे ख़त्म किया, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।